प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान का पहले अध्याय से प्रथम क्रांति अर्थात फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पढ़ने जा रहे हैं। इसको जानने से पहले अर्थात फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले हम समझेंगे फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि अर्थात फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। छात्रों, आप सभी को मालूम होगा इससे लगभग 100 साल पहले 1689 में इंग्लैंड की क्रांति हो चुकी थी और लगभग वही कारण इस क्रांति के लिए भी उत्तरदायी रहे हैं। इंग्लैंड की क्रांति को औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। उसके पीछे वहाँ की जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ वहाँ क्रांति हुई। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्री व्यवस्था के कारण वहाँ सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई थी। उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोगों ने आंदोलन किए और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी की जो पृष्ठभूमि है वह इस प्रकार है, ध्यान देंगे। ये फ्रांसीसी क्रांति की जो पृष्ठभूमि है इसका महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है पुरातन व्यवस्था। यहाँ अधिकांश यूरोपीय देशों में पुरातन व्यवस्था चल रही थी और पुरातन व्यवस्था की जो मुख्य बिंदु थे वह थे पहला निरंकुश राजतंत्र, दूसरा सामंत एवं कुलीनों का अत्याचार, तीसरा पादरी वर्ग या चर्च व्यवस्था। अब आप समझेंगे निरंकुश राजतंत्र क्या था। निरंकुश राजतंत्र में जो राजा होता था, जो शासक होता था, वह पूरी तरह से तानाशाही और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपने प्रजा के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करते हुए जो विलासितापूर्ण जीवन होता था उसे जीता रहता था। दूसरा जो वर्ग है वह है सामंत एवं कुलीन। इनका कार्य था वहाँ कर वसूलना, राजा के आदेशों के अनुसार कर वसूलने का कार्य करते थे। जो वहाँ के जनसाधारण लोग थे या मध्यम वर्गीय लोग थे उनसे कड़ाई से अत्याचार करते हुए ये लोग कर वसूलने का कार्य करते थे। तीसरा वर्ग जो था वह था पादरी वर्ग, जो स्वयं को ईश्वर का पुत्र मानते हुए ये आदेशित करते थे वहाँ के राजाओं को और कर वसूलने का भी ये तय करते थे कितना कर वसूलना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आगे ध्यान देंगे। यह हम लोग जान गए पुरातन व्यवस्था यानी कि वहाँ की क्या व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था। वहीं हम अब जानेंगे समाज का विभाजन। उनका समाज भी कई वर्गों में बटा हुआ था। मुख्य वर्ग थे 3। तो ध्यान देंगे 3 वर्गों में पूरा समाज बटा हुआ था। पहला था फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, तीसरा थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट्स में आते थे पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट में आते थे सामंत एवं कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट्स में आते थे जनसाधारण जनता। इसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी आते थे। आप किसान समझ सकते हैं, मजदूर समझ सकते हैं। मध्यम वर्ग में वहाँ के ऐसे लोग आते थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जैसे वकील, डॉक्टर और इंजीनियर। ये पेशे से थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। फिर भी इनके ऊपर ठीक उसी प्रकार व्यवहार किया जाता था जैसे किसान या मजदूर के साथ व्यवहार किया जाता था कर को वसूलने के लिए। तो आप सभी समझ गए। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे ये जो
स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स हैं, इनको क्या और किस प्रकार का अधिकार प्राप्त थे। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट्स में कम जनसंख्या होने के बावजूद ये विशेषाधिकार रखते थे। जनसंख्या इनकी कम थी किंतु इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार क्या होता है समझ सकते हैं, जो अन्य सभी को प्राप्त नहीं हो, इन्हें जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही विशेषाधिकार कहे जाते हैं। जैसे राजा और उनके करीबी जो होते हैं उनको अधिक अधिकार प्राप्त होता है, किंतु जो जनसाधारण या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उन्हें अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि कम जनसंख्या होने के बाद भी इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए थर्ड स्टेट्स जो है उसमें अधिक जनसंख्या होने के बावजूद अधिकार विहीन होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो पादरी वर्ग, सामंत वर्ग नियम बना दिए, कानून बना दिए, इन्हें मानना ही पड़ता था, चाहे इनके खिलाफ क्यों न हो। तो इस प्रकार छात्रों आप सभी ध्यान देंगे, वहाँ पृष्ठभूमि तैयार हो गई और आंदोलन की लहर दौड़ गई, क्योंकि जो जनसाधारण और मध्यम वर्गीय जो अधिक जनसंख्या वाले लोग थे उनके ऊपर लगातार अत्याचार होता था, इनका शोषण होता रहता था। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर थे ये कम पढ़े लिखे थे, अर्थात ये शिक्षित वर्ग भी था। इसलिए इन्होंने एक संगठन बनाया और राजा के खिलाफ, जो राजा निरंकुश राजा था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई।